हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सबकी तैयारी एकदम शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है भाई इस पे फिर से बीटीएससी बिहार स्टेट एनम फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में स्पेशल एमसीक्यू सीरीज हमारी चल रही है। बहुत ही शानदार तरीके से लेक्चर नंबर 13 पर पहुंच चुके हैं। तो टॉप 30 क्वेश्चन करेंगे। इन 30 क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश कीजिएगा और लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की। यदि आप यूपी एनम या बिहार एनम किसी भी स्टेट एनम की तैयारी कर रही हैं तो भी ये सेशन आपके लिए शानदार होने वाला है। तो आइए सेशन की शुरुआत करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है। गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन है जो गर्भावस्था को क्या करता है, बनाए रखता है। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन या एफएसएच। तो कह रहा गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन किसको गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट, कह रहा गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस किस हार्मोन के कारण होता है। एचसीजी, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गर्भावस्था में मॉर्निंग सिकनेस के लिए किस हार्मोन, कौन सा हार्मोन कारण होता है। तो हमारा राइट आंसर होगा एचसीजी। जो हमारा प्रोजेस्टेरॉन है यह क्या है, गर्भावस्था को बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट, कर गर्भावस्था के दौरान गेस्टेशनल डायबिटीज का मुख्य कारण क्या है। इंसुलिन प्रतिरोध, अत्यधिक वजन बढ़ना, अत्यधिक मिठाइयाँ खाना, आनुवांशिकता। तो कह रहा है गर्भावस्था के दौरान गेस्टेशनल डायबिटीज का मुख्य कारण क्या है। तो गेस्टेशनल डायबिटीज का मुख्य कारण है इंसुलिन प्रतिरोध, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट। बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था में एनीमिया का सबसे सामान्य कारण क्या होता है। कैल्शियम की कमी, फोलिक एसिड की कमी, आयरन की कमी या विटामिन B12 की कमी। तो कह रहा गर्भावस्था में एनीमिया का सबसे सामान्य कारण क्या होता है। तो गर्भावस्था में एनीमिया का सबसे सामान्य कारण होता है आयरन की कमी। आयरन की कमी से क्या होता है, एनीमिया होती है। तो कैल्शियम की कमी से क्या होती है, हमारी हड्डियों, हमारे क्या होता है, दांत भी कमजोर हो जाते हैं। नेक्स्ट, कह रहा नवजात शिशु में नाल बंद होने के कितने समय बाद पहला सांस लेना चाहिए। 10 सेकंड के भीतर, 30 सेकंड, 60 सेकंड या 90 सेकंड। तो कह रहा नवजात शिशु में नाल बंद होने के कितने समय बाद सांस लेना चाहिए। तो नवजात शिशु को नाल बंद होने के 30 सेकंड के भीतर सांस ले लेना चाहिए। बढ़ते हैं आगे। कर गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप की स्थिति को क्या कहा जाता है। प्रीक्लेम्सिया, एक्लेम्सिया, हाइपरटेंशन, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन। तो कह रहा है गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप की स्थिति को क्या कहा जाता है। गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप की स्थिति को क्या कहा जाता है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, कर गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की कमी से क्या समस्या हो सकती है। हड्डियों की कमजोरी, दांतों की समस्या, रक्त जमने में कठिनाई, उपरोक्त सभी। तो कर गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की कमी से क्या समस्या हो सकती है। तो गर्भावस्था में कैल्शियम की कमी से क्या समस्या हो सकती है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, हड्डियों की कमजोरी, दांतों की समस्या और रक्त जमने में कठिनाई, ये सारी समस्या हो सकती है। नेक्स्ट, कर नवजात शिशु में फोटोथेरेपी का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया, पीलिया, सेप्सिस, टेटनस। तो कह रहा नवजात शिशु में फोटोथेरेपी का उपयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है। नवजात शिशु में फोटोथेरेपी का उपयोग ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पीलिया के लिए, जॉन्डिस। नेक्स्ट, फिर कह रहा गर्भावस्था में एमनियोटिक फ्लूइड का मुख्य कार्य क्या है। भ्रूण को पोषण देना, भ्रूण की सुरक्षा करना, भ्रूण को ऑक्सीजन प्रदान करना या रक्त परिसंचरण बढ़ाना। तो कह रहा गर्भावस्था में एमनियोटिक द्रव का कार्य क्या, मुख्य कार्य क्या है। नवजात शिशु में गर्भावस्था में एमनियोटिक द्रव का मुख्य कार्य क्या है। तो एमनियोटिक फ्लूइड का मुख्य कार्य है भ्रूण की सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट, कह रहा है गर्भावस्था में रूबेला संक्रमण से क्या जटिलता हो सकती है। जन्मजात हृदय दोष, बहरापन, मानसिक मंदता, उपरोक्त सभी। तो कह रहा गर्भावस्था में रूबेला संक्रमण से क्या जटिलता हो सकती है। तो गर्भावस्था में रूबेला संक्रमण से क्या जटिलता हो सकती है। जन्मजात हृदय दोष हो सकता है, बहरापन हो सकता है, मानसिक मंदता हो सकती है, यानी ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट,
कर गर्भवती महिलाओं को फोलिक एसिड की खुराक क्यों दी जाती है? गर्भपात रोकने के लिए, न्यूरल ट्यूब दोषों से बचाव के लिए, प्री एक्लेम्सिया रोकने के लिए, रक्तचाप नियंत्रित करने के लिए। तो अगर गर्भवती महिलाओं में फोलिक एसिड की खुराक क्यों दी जाती है? गर्भवती महिलाओं में फोलिक एसिड की खुराक क्यों दी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूरल ट्यूब दोषों से बचाने के लिए। तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचाने के लिए। नेक्स्ट कह रहा है गर्भावस्था में कौन सा परीक्षण भ्रूण की असामान्यताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है? अल्ट्रासाउंड, एम्ब्रियोसेंटेसिस, सीबीसी या ब्लड शुगर टेस्ट? तो ब्लड शुगर टेस्ट। तो कह रहा है गर्भावस्था में कौन सा परीक्षण भ्रूण की असामान्यताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो 12वीं का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, एम्ब्रियोसेंटेसिस। तो गर्भावस्था में भ्रूण की असामान्यताओं का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट किया था? एम्ब्रियोसेंटेसिस। नेक्स्ट कर गर्भावस्था में सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली दर्द निवारक दवा कौन सी है? एस्पिरिन, पैरासीटामॉल, इबुप्रोफेन या डाइक्लोफेनाक? तो कर गर्भावस्था में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली दर्द निवारक दवा कौन सी है? तो गर्भावस्था में सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली दर्द निवारक दवा कौन सी है? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैरासीटामॉल। तो उम्मीद है आपको सेशन पसंद आ रहा हो। सेशन पसंद आ रहा है तो सेशन को लाइक करके चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भावस्था में ईडिमा का मुख्य कारण क्या है? रक्त में प्रोटीन की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, फ्लूइड रिटेंशन या सभी? तो कह रहा है गर्भावस्था में ईडिमा का मुख्य कारण क्या है? तो गर्भावस्था में ईडिमा का मुख्य कारण है रक्त में प्रोटीन की कमी, हाई ब्लड प्रेशर, फ्लूइड रिटेंशन, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट। नेक्स्ट कह रहा है गर्भावस्था में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर? तो कह रहा गर्भावस्था में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो गर्भावस्था में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा नवजात में किस स्थिति को मैकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम कहा जाता है? पीलिया को, फेफड़ों में मैकोनियम का प्रवेश, कम वजन या हृदय की समस्या? तो कह रहा नवजात में किस स्थिति को मैकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम कहा जाता है? तो नवजात में किस स्थिति को मैकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम कहा जाता है? तो मैकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम किसे कहा जाता है? फेफड़ों में मैकोनियम का प्रवेश। नेक्स्ट कह रहा गर्भावस्था में कौन सा टेस्ट गेस्टेशनल डायबिटीज के लिए किया जाता है? FT3, GTT, HbA1c या केटो टेस्ट? तो कह रहा गर्भावस्था में कौन सा टेस्ट जेस्टेशनल डायबिटीज के लिए किया जाता है? तो गर्भावस्था में कौन सा टेस्ट जेस्टेशनल डायबिटीज के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, GTT। नेक्स्ट कर गर्भावस्था में अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, हाइपोग्लाइसीमिया, कैल्शियम की कमी, ब्लड शुगर जांच? तो कह रहा गर्भावस्था में अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए। नेक्स्ट फिर कह रहा प्रसव के बाद होने वाले रक्तस्राव PPH का सबसे आम कारण क्या है? यूटेराइन एटॉनी, रक्त के थक्के, उच्च रक्तचाप या संक्रमण? तो कह रहा प्रसव के बाद होने वाले रक्तस्राव का सबसे आम कारण क्या है? तो प्रसव के बाद होने वाले रक्तस्राव का सबसे आम कारण है यूटेराइन एटॉनी। नेक्स्ट कह रहा गर्भवती महिलाओं के लिए हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर क्या होना चाहिए? 8 से 10 ग्राम पर DL, 10 से 12 ग्राम पर DL या 12 से 14 ग्राम पर DL या 14 से 16 ग्राम पर DL? तो कह रहा गर्भवती महिला में हीमोग्लोबिन का सामान्य स्तर क्या होना चाहिए? तो 12 से 14 ग्राम पर DL। नेक्स्ट कह रहा गर्भावस्था में लाइनिया निग्रा क्या होती है? चेहरे पर झाइयाँ, पेट पर काली रेखा, हाथों में खुजली या आंखों में सूजन? तो कह रहा गर्भावस्था में लाइनिया निग्रा क्या होती है? तो गर्भावस्था में लाइनिया निग्रा पेट पर काली रेखा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट कह रहा गर्भवती महिला में आयरन और फोलिक एसिड की दैनिक अनुशंसित खुराक कितनी होती है? 20 mg आयरन, 100 mg फोलिक एसिड या 60 mg आयरन या 400 mg फोलिक एसिड या 100 mg आयरन या 200 mg फोलिक एसिड या 150 mg आयरन या 600 mg फोलिक एसिड? तो कह रहा गर्भवती महिला में आयरन और फोलिक एसिड की दैनिक अनुशंसित मतलब कम से कम कितनी मात्रा होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 60 mg आयरन और 400 mg फोलिक एसिड का सेवन करना चाहिए। नेक्स्ट
कह गर्भावस्था में ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन का क्या मतलब है? प्रारंभिक प्रसव, असली प्रसव दर्द, झूठे संकुचन, यूटेराइन ब्लीडिंग। तो कह गर्भावस्था में ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन का क्या मतलब है? तो ब्रेक्सटन हिक्स संकुचन का क्या मतलब है? हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, झूठे संकुचन। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है गर्भावस्था के दौरान ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ने से कौन सा गंभीर विकार हो सकता है? प्री एक्लेम्सिया, गेस्टेशनल डायबिटीज, प्लेसेंटा प्रीविया या एनीमिया। तो कह रहा गर्भावस्था के दौरान ब्लड प्रेशर अचानक बढ़ने से कौन सा गंभीर विकार हो सकता है? तो 24 का राइट आंसर रहेगा प्री एक्लेम्सिया। नेक्स्ट, कह नवजात शिशु में एपगार स्कोर का मूल्यांकन कब किया जाता है? जन्म के तुरंत बाद और 5 मिनट बाद, जन्म के 10 मिनट बाद, केवल जन्म के 5 मिनट बाद या जन्म के 30 मिनट बाद। तो कह रहा नवजात शिशु में एपगार स्कोर का मूल्यांकन कब किया जाता है? तो नवजात शिशु में एपगार स्कोर का मूल्यांकन कब किया जाता है? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जन्म के तुरंत बाद और 5 मिनट बाद। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था के दौरान सबसे अधिक कैल्शियम की आवश्यकता कब होती है? पहली तिमाही, दूसरी तिमाही, तीसरी तिमाही या प्रसव के बाद। तो कह रहा गर्भावस्था के दौरान सबसे अधिक कैल्शियम की आवश्यकता कब होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा तीसरी तिमाही। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा गर्भावस्था में कौन सा टीका लगाया जाता है जो टिटनस से बचाव करता है? BCG, TT, MMR, हेपेटाइटिस बी। तो कह रहा गर्भावस्था में कौन सा टीका लगाया जाता है जो टिटनस से बचाव करता है? तो गर्भावस्था में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, TT। नेक्स्ट, कह रहा TT का मतलब क्या था? टिटनस टॉक्साइड। नेक्स्ट, कह रहा नवजात शिशु में जन्म के लिए के बाद सबसे पहले कौन सा टीका दिया जाता है? DPT, BCG, पोलियो, MMR। तो कह रहा नवजात शिशु में जन्म के तुरंत बाद सबसे पहले कौन सा टीका दिया? राइट आंसर हो जाएगा BCG। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत शानदार क्वेश्चन। गर्भावस्था में प्लेसेंटा का क्या कार्य होता है? भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन देना, या भ्रूण का तापमान नियंत्रित करना, या भ्रूण की प्रतिरक्षा बढ़ाना, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर कह रहा गर्भावस्था में प्लेसेंटा का कार्य होता है भ्रूण को पोषण और ऑक्सीजन देना, फिर भ्रूण का तापमान भी कंट्रोल करना और भ्रूण की प्रतिरक्षा बढ़ाना। और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब हमारे सारे सही हो रहे हैं तो हमारा ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा सही। नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गर्भावस्था के दौरान यदि महिला का RH फैक्टर नकारात्मक, RH निगेटिव हो और भ्रूण का RH फैक्टर सकारात्मक हो तो क्या जटिलता हो सकती है? प्लेसेंटा एब्रोमेलिटी, RH इम्यूनोलॉजिकल प्रतिक्रिया, या उच्च रक्तचाप, या टेटनस संक्रमण। तो कह रहा गर्भावस्था के दौरान यदि महिला का RH फैक्टर नकारात्मक हो, RH निगेटिव हो और भ्रूण का RH फैक्टर RH पॉजिटिव हो तो क्या जटिलता हो सकती है? तो राइट आंसर हो जाएगा RH इम्यूनोलॉजिकल प्रतिक्रिया, RH इनकैपेबिलिटी हो सकती है। तो मैं उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कुछ और क्वेश्चन के साथ, कुछ और टॉपिक के साथ एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।